करने से पहले इसके बारे में तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। राख की रस्सी क्या है बच्चों? ये राख की रस्सी ये तिब्बत की लोक कथा है। ये तिब्बत की लोक कथा है। तो लोक कथा किसे कहते हैं? लोक कथा कहते हैं वो कहानी है जो सैकड़ों वर्षों से हमारी यादों में चली आ रही हैं और हम एक दूसरे को वो ट्रांसफर करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे को बताते रहते, सुनाते रहते हैं। दादी नानियाँ अपने बच्चों को सुनाती रहती हैं, फिर वो बच्चे अपने बच्चों को सुनाते हैं, फिर वो बच्चे अपने बच्चों को सुनाते हैं। तो इस तरह से ये परंपरा चली आई है। तो ये कहानियाँ जो हैं वो पहले तो यादों में जीवित थी, लेकिन अब तो हमें ये पुस्तकों में पढ़ने को मिल ही जाती है। तो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती है, उसको लोक कथा कहते हैं। तो तिब्बत जो है वो हमारे देश में नहीं है, ये हमारे बाहर का देश है। ये चाइना और भारत के बीच में स्थित है, यानी हमारे देश की कहानी ये नहीं है। तो लोनापुकार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसैन गाम्पो के मंत्री थे। सोनग वसैन एक राजा थे और उनका मंत्री था लोनापुगार। तो वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। चालाकी और हाजिर जवाबी, जैसे हमारे भारत में बीरबल है ना, अकबर बीरबल, बीरबल की कहानी आपने बहुत सुनी है, वो हाजिर जवाबी के लिए मशहूर है। तो ऐसे ही लोनापुगार थे, वो अपनी हाजिर जवाबी कहते हैं बच्चों, जो जवाब देने में एकदम से जवाब दे देना किसी बात का, तो उसको हाजिर जवाब बोलते हैं, तुरंत जवाब देना। तो वो दूर दूर तक मशहूर थे अपने जवाब के लिए। कोई उनके सामने टिकता नहीं था। टिकता नहीं था का मतलब कोई उनके सामने कुछ बोल नहीं पाता था। उनके जवाब ऐसे होते थे कि कोई भी उनके आगे बोल नहीं पाता था। चैन से जिंदगी चल रही थी उनकी, किनकी? लोनापुगार की। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। बच्चे जब छोटे होते हैं तो कोई इतनी परेशानी नहीं होती है माता पिता को, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को उनके आगे भविष्य की चिंता होने लगती है। तो यही उनके साथ भी हुआ। किनके साथ? लोनापुगार के साथ। उनको अपने बच्चे की चिंता होने लगी। अब बच्चे की चिंता क्या हुई थी? कारण ये था कि वह बहुत भोला था, इस वजह से उनको चिंता होने लगी थी। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनापुगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। इस बात की चिंता थी लोनापुगार को कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, दुनिया में चालाकी भरी हुई है, ये कैसे कमा कर खाएगा, कैसे क्या करेगा, कैसे जी पाएगा। अभी तो मैं इसको संभाल ले रहा हूँ, अभी तो मैं इसका काम चला रहा हूँ, इसको संभाल ले रहा हूँ, इसकी देखभाल कर रहा हूँ, मेरे बाद इसकी देखभाल कौन करेगा, कौन इसको रोटी देगा, ये इतना सीधा है। एक दिन लोनापुगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, भेड़ें जानते ना आप, तो वो भेड़ें देते हुए कहा तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना नहीं है, इन्हें बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना और जौ की 100 बोरियों के साथ लाना। कहने का मतलब ये है कि इन भेड़ जो मैं भेड़ तुम्हें दे रहा हूँ, इनको तुम्हें मारना भी नहीं है और इनको बेचना भी नहीं है, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे कमा के लाने हैं, मतलब अनाज खरीद के लाना है, तुम्हें पैसे भी नहीं दे रहा हूँ मैं, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। अगर तुम वो जौ के 100 बोरी खरीद के नहीं लाए तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ भेज दिया। लोनापुगार का रवाना कर दिया, मतलब भेज दिया। लोनापुगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे। अब लोनापुगार का बेटा तो बहुत ही सीधा था, वो तो बड़ा परेशान हो गया कि नई जगह में मैं कैसे मतलब जौ के बोरे लेकर आऊँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है बेचने को, भेड़े बेचने को भी मना कर दिया है, मैं क्या करूँ। यही सोचकर बेचारा सड़क के किनारे बैठ गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लड़की ने पूछा। तो लोनापुगार ने के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया, उसको सारी बात बता दी उस लड़की को। तो लड़की बोली इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। भेड़ें बच्चों किस काम आती है? भेड़ के जो बाल होते हैं, बालों को काट दिया जाता है, फिर उन भेड़ों के बालों से फिर स्वेटर शॉल वगैरह बनते हैं, गर्म चीजें बनती है, गर्म वस्त्र बनते हैं, कपड़े बनते हैं ना। तो फिर उन्होंने लड़की ने क्या करा, उसने कहा नहीं हम मारेंगे भी नहीं, इसको बेचेंगे भी नहीं, इसके बाल उतार देते हैं। भेड़ के बाल बहुत कीमती होते हैं ना,
तो उसने बाल उतारे और उसको बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनोपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो तो समझ गए कि ये इसने अपनी अकल से तो ये काम करा नहीं है, जो बोरे लेकर आया है ये किसी और की अकल का कमाल है जो ये इसने करा है। तो वो इसलिए उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुला कर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा इन भेड़ों को लेके जाओ और इनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब उन्होंने फिर से वही समस्या रख दी अपने बेटे के सामने। एक बार फिर निराश लोनोपोगार का बेटा शहर में उसी जगह पर बैठा। ना जाने क्यों उसे ये यकीन था कि वे लड़की उसकी मदद करने के लिए जरूर आएगी। मेरे को यहाँ पे बैठा देखकर और वो लड़की आएगी और मेरी मदद करेगी, ये इस बात का उनके बेटे को यकीन था। और हुआ भी ऐसे ही। वो लड़की आ गई, बैठा हुआ उसे देख के दुखी देखकर उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। उसने पूछा कि तुम कैसे बैठे हो, तो उसने बता दी सारी बात कि पिताजी ने ऐसे ऐसे कह के भेजा है और जौ के बोरे लाने को बोला है। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिताजी तो मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोचने लगी, बोली एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनमें से 100 बोरे जौ के खरीद दिए। अब की बार पिछली बार तो क्या काटे थे उन्होंने, ऊन काटा था, मतलब उसका भेड़ के बाल काटे थे। इस बार भेड़ की सींगें काट दी। भेड़ की सींगों से बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो वो भेड़ की सींग जब बाजार में बेची जाती है तो वो अच्छे दाम मिलते हैं उसके, और बहुत सारी चीजें भेड़ की सींगों से बनती है। तो उन्होंने बेच दिया और फिर से जौ के 100 बोरे खरीद लिए। बोरे लोनोपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। बोले अब जाओ, लो तुम्हारे पिताजी खुश हो जाएंगे। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनोपोगार का बेटा खुश था। लोनोपोगार ने उनसे पूछा कि आज क्या करा तुमने, आज ये 100 बोरे जौ के कैसे खरीदे। तो उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। विजयी भाव से मतलब बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी बहादुरी से उसने सारी बात बता दी कि लड़की का जो सारा किस्सा था वो सब उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे उसने उसको सहायता की है, लड़की ने उसकी सहायता करी है। तो ये सुनकर लोनोपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। लोनोपोगार बहुत चालाक थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो लड़की अगर इतनी चालाक है तो उस लड़की को ये बोलो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। आपने कभी राख की रस्सी देखी है? नहीं देखी ना, राख की रस्सी होती ही नहीं है। लेकिन अगर हम रस्सी को जला देते हैं तो वो वैसी की वैसी ही उसी अवस्था में रहती है, लेकिन उस रस्सी को हम ना उठा सकते हैं ना पकड़ सकते हैं, वो किसी काम की नहीं होती, खाली वो जली हुई रस्सी होती है। तो इस तरह से उसने कहा कि अगर तुम राख की रस्सी बनाकर दे तो मैं उसको मान जाऊंगा। तो उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर कहा, अपनी पिता का सारा संदेश बता दिया। फिर से गया वो लड़का। तो लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी। लड़की सारी बात समझ गई कि इसके पिता बहुत चालाक लगते हैं। तो उसने भी चालाकी से जवाब दिया लड़की ने, और उसने कहा कि मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वो अपने गले में पहननी होगी। लोनोपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना असंभव है। अब लड़के ने जो थी ये बात अपने पिता को जाके बता दी कि वो रस्सी तो बना देगी लेकिन वो रस्सी आपको पहननी पड़ेगी। अब लोनोपोगार सोचने लगे कि रस्सी तो होती ही नहीं है, राख की रस्सी तो बन ही नहीं सकती। अगर वो रस्सी बना देगी तो मैं पहन भी लूंगा। रस्सी तो भाई अगर वो बना सकती है तो फिर मैं उसको पहन लूंगा। लेकिन उनको तो ये, लोनोपोगार को तो ये यकीन था ना कि वो रस्सी ना तो बनाएगी और ना वो पहनने की शर्त पूरी होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, रस्सी तो बन नहीं सकती तो मैं शर्त मंजूर कर लेता हूँ, मैं शर्त मान लेता हूँ और वो मैं पहन के दिखा दूंगा। तुम रस्सी तो बनाओ पहले। लड़की की शर्त जो मान ली उन्होंने। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रख दिया। पत्थर का सिल मतलब एक बड़े से पत्थर पर रख दिया
और रस्सी को जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। बच्चों, जब भी हम कोई सामान जलाते हैं, कोई चीज़ जलाते हैं, कोई कपड़ा जलाते हैं, कोई कागज़ जलाते हैं, वो वस्तु तो जल जाती है लेकिन वो उसी आकार में रहती है। वो वस्तु उसी आकार में रहती है, हम उसे छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। अगर हम उसे छुएंगे, पकड़ेंगे तो वो चीज़ जो होती है वो पकड़ में नहीं आती, वो राख बन जाती है ना, लेकिन वो अपने आकार में रहती है। तो इसी तरह से उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया, उस पर रस्सी रखी, उसमें रस्सी को जला दिया। रस्सी तो जल गई, उसकी राख बच गई। राख जो थी वो बिल्कुल रस्सी की तरह हो गई थी, मतलब रस्सी की राख थी तो रस्सी ही बनी हुई थी ना उसमें। तो वह सिल समेत, अब उसे उठा तो सकती नहीं थी, तो उसने वो सिल समेत उठा लिया, मतलब पूरे पत्थर समेत वो लोनोपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। उसने कहा आपने रस्सी बनाने के लिए कहा था, लो मैंने बना दी, अब इसे पहन कर दिखाइए। अब मैंने आपकी शर्त मान ली, अब आप मेरी शर्त मानिए, अब इसे पहन के दिखाओ। वो जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। लोनोपोगारिया बहुत अच्छी तरह जानते थे इस बात को कि राख की चीज को पहने ही नहीं जा सकता। राख तो सिर्फ हाथ में लग जाती है, वो तो मिट्टी के समान है, तो हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। तो लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, मतलब शेर को सवा शेर मिल गया। जितने चालाक लोनोपोगार थे उससे कहीं ज्यादा चालाक वो लड़की निकली। अपने बेटे को उन्होंने शादी का प्रस्ताव कहा और कहा कि मेरे बेटे के साथ विवाह कर लो, और इस तरह से लोनोपोगार ने अपने बेटे का विवाह उस चालाक वो लड़की जो थी ना, उस लड़की के साथ करा दिया, और इस तरह से वो दोनों हंसी खुशी के साथ रहने लगी। तो अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। पहला ये क्वेश्चन है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे, तो तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। होगा कि तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के सीधेपन से बहुत ज्यादा परेशान थे। वह सोचते थे कि मैं ये अगर इतना ही सीधा रहेगा तो मेरे बाद इसका क्या होगा, ये कैसे कमाकर अपना जीवन यापन कर सकेगा। तो इस बात से वो बहुत चिंतित थे। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। हम तिब्बत के उत्तर है इसका, हम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो हम अपने बेटे को प्यार से समझाते और उसको समझदार बनने के लिए प्रेरित करते। अगला क्वेश्चन है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, तो मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। उत्तर होगा, मंत्री ने अपने बेटे को अपनी बुद्धि के बल पर पैसा कमाने के लिए शहर भेजा था। अगला प्रश्न है, उसने अपने बेटों को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। तो उत्तर होगा, शहरों में आमदनी के साधन ज्यादा होते हैं, इसलिए उसने अपने बेटों को भेड़ों के साथ शहर में भेजा। अगला प्रश्न है, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। उसकी रोटी बनाई जाती है, उसका सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। तो ऐसे और भी तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं जौ के आटे से। तो अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करके लिखो। तो और अनाज हैं गेहूँ, मक्का, चावल, मड़वा, जौ, बाजरा, ये सब अनाज हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ और अनाज, ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है ना, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गेहूं और जौ व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्यों है, जातिवाचक का मतलब है कि वो ग्रुप का नाम है। जैसे गेहूं और जौ को हम किस नाम से बुलाएंगे, किस नाम से बुलाएंगे, जैसे इसको गेहूं और जौ, क्या ये मिठाई है, गेहूं और जौ क्या ये गुब्बारे हैं, नहीं, ये अनाज है ना, तो ये अनाज के नाम से जाने जाएंगे। तो अनाज जो है इनका ग्रुप का नाम है, गेहूं और जौ के ग्रुप का नाम है अनाज। अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार आपकी रिमझिम है, रिमझिम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और वो रिमझिम किस प्रकार की है, किस ग्रुप से रिलेटेड है, तो वो पाठ्य पुस्तक के ग्रुप से है, इसलिए पाठ्य पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो, लेह, तांबा, धातु, खिचड़ी, शेरवानी, शहर, भोजन, वेशभूषा। तो इसमें इसका आपको वर्गीकरण करना है, तो कैसे करेंगे।
व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा ले, शेरवानी, खिचड़ी, तांबा। और जातिवाचक में आएगा शहर, वेशभूषा, भोजन, धातु। क्वेश्चन है, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे शहर को ही ले लें तो दिल्ली, रामनगर, अल्मोड़ा। और वेशभूषा का व्यक्तिवाचक हो जाएगा साड़ी, सलवार, कमीज। और खिचड़ी का भोजन का व्यक्तिवाचक हो जाएगा पनीर, पूरी, पुलाव। और धातु का व्यक्तिवाचक हो जाएगा पीतल, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। क्वेश्चन है ये, बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को तुम और किस किस तरह से कह सकती हो। जैसे चैन से जिंदगी चल रही थी, हम इसको कई तरह से कह सकते हैं। चैन से जिंदगी चल रही थी, इसी को पलटकर बोल सकते हैं हम, जिंदगी चैन से चल रही थी। या फिर दूसरा तरीका, जिंदगी आराम से चल रही थी। नेक्स्ट है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। तो इसे कह सकते हैं कि उसे होशियारी छूकर भी नहीं गई थी। और इसे बदलकर भी कह सकते हैं कि वह बहुत सीधा था। नेक्स्ट है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो इसको 2 तरीके से इस तरह से कह सकते हैं, मैं इसको सही कर देती हूँ या मैं इसको ठीक कर देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, अपनी समझदारी रखी की रखी रह गई। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको होशियार और चालाक और भोला और बुद्धू में फ़र्क बताना होगा, अंतर बताना है। तो उसका उत्तर ये हो सकता है कि होशियार का अर्थ होता है समझदार, जो हर कार्य के अच्छे बुरे बात को सोच कर काम करता है, उसको होशियार कहते हैं। और चालाक का अर्थ होता है बहुत चतुर, जो कि अपने काम को करने के चक्कर में, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो अपने काम को हर युक्ति निकाल लेता है करने के, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। उसको इस बात से मतलब नहीं होता है कि उसको काम उसका कैसे होगा, उसको बस अपना काम करवाना होता है, चाहे वो सही ढंग से कराएं या गलत ढंग से कराएं। उसको कहते हैं चालाक या चतुर। और होशियार वह होता है जो कि अच्छे बुरे की जिसको समझ होती है, जैसे बड़े बूढ़े होते हैं वो होशियार होते हैं। इसी तरह से भोला और बुद्धू, भोला वह होता है जो सीधा साधा होता है, उसे सारे सब काम पता होते हैं, उसे सब कुछ आता है, लेकिन वो उसका अंतर्मन उस काम को करने की गवाही नहीं देता। उसका अंतर्मन नहीं कहता कि तुम गलत तरीके से काम करो, वो तो होता है भोला। और बुद्धू वो होता है जिसे किसी तरह की समझ नहीं है, जो बेवकूफ़ होता है, उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, उसे बुद्धू कहते हैं, है ना। तो ये अंतर है, भोले के अंदर ज्ञान होता है लेकिन बुद्धू के अंदर ज्ञान नहीं होता। मेन अंतर ये है। तो इसी के साथ बच्चे चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर पर।